दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एंड सेम एग्जाम का पढ़ाई कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। दोस्तों पहली चीज, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो ट्राई करो इसको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ के पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। अभी जैसे कि आप लोग जानते हो टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस के लिए 10 मार्क्स रखा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स रखा गया है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, तो 60 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। हर यूनिट में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है, मतलब हर एक यूनिट के लिए 12 मार्क्स से 12 मार्क्स इनटू 5 यूनिट्स, 60 मार्क्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में वहां पे ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हर यूनिट का दिया जाएगा जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो मुझे लगता है ये पूना यूनिवर्सिटी में सबसे इजी वाला पैटर्न है। इसके पहले जो भी पैटर्न्स आए 2008, 2012, 2015, 2019, इसमें ये पैटर्न नहीं था दोस्तों, उसमें पैटर्न बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन मुझे लगता है इस बार जो पैटर्न आने का चांस ज़्यादा है, मतलब पूरे यूनिट में टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सबसे इजी वाला पैटर्न है। तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो मैकेनिक्स में 2 पार्ट्स आते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। आपके सिलेबस में पहले 3 यूनिट स्टैटिक्स के ऊपर है और उसके बाद वाले 2 यूनिट लास्ट यूनिट्स डायनामिक्स के ऊपर है। तो सबसे पहले स्टैटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, बाद में डायनामिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी स्टैटिक्स में जो 3 यूनिट है उसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आना है। दोस्तों स्टैटिक्स में आप सबसे पहले यूनिट नंबर 2 पढ़ लो। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो सबसे पहला रीज़न है कि इसमें टॉपिक्स कम है, टॉपिक्स कम है, 2-3 ही टॉपिक है तो उसके कंसेप्ट ऑफकोर्स कम ही होने वाले हैं। अगर आपने ये 2-3 कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आपका यूनिट इजीली वहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब 4 में से 2 क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। अभी सर ये यूनिट करने के लिए आपके थ्योरी कंसेप्ट कौन से क्लियर होने चाहिए? एक तो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक है सपोर्ट्स और एक है लोड्स। इक्विलिब्रियम का कंडीशन कौन सा होता है? दोस्तों कंकरेंट में 2 कंडीशन यूज होता है, समेशन Fx0 और समेशन Fy0। नॉन कंकरेंट में 3 कंडीशन यूज होता है, समेशन Fx0, समेशन Fy0 और मोमेंट 0। अगर आपको समेशन Fx, समेशन Fy और मोमेंट कैसे लेना है वो पता रहेगा तो आप लोग नॉन कंकरेंट कर पाएंगे। आपको समेशन Fx, समेशन Fy आता होगा तो कंकरेंट कर पाएंगे। दोस्तों कंकरेंट ऑफ 3 फोर्सेस का प्रॉब्लम पेपर में आता है स्फीयर का, जिसको लामिस थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो लामिस थ्योरम का क्वेश्चन पेपर में आएगा। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट में एक्ट होने वाले फोर्सेस, नॉन कंकरेंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे एक्ट होने वाले फोर्सेस। तो वो लामिस थ्योरम का क्वेश्चन, एक फ्रेम मतलब मेंबर का क्वेश्चन और बीम के 2 क्वेश्चन, ऐसे 4 क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। हो सकता है एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाए और उसके बाद एक क्वेश्चन इसका आ जाए, ऐसे 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दोस्तों सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं मैंने कंडीशन तो बता दिया। कंकरेंट में होता है समेशन Fx0, समेशन Fy0। नॉन कंकरेंट में होता है समेशन Fx0, समेशन Fy0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0, ठीक है। इसका क्वेश्चन लामिस से भी सॉल्व होता है, वो भी मैंने बता दिया। ये तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। सपोर्ट बेसिकली 3 सपोर्ट ज्यादा करके यूज होते हैं, एक होता है फिक्स सपोर्ट, एक होता है हिंज सपोर्ट मतलब पिन सपोर्ट और तीसरा होता है रोलर सपोर्ट। तो ये 3 सपोर्ट के कंसेप्ट क्लियर कर लो। लोड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और ट्रेपेजॉइडल लोड, 3 प्रकार के लोड होते हैं। उन लोड को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है वो थ्योरी में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यूनिट 2 में थ्योरी क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो मैंने थ्योरी के लिखे कम से कम आपने इतना प्रिपेयर करना चाहिए। एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक टाइप्स ऑफ सपोर्ट जो मैंने अभी बताया, फिक्स, हिंज और रोलर, और टाइप्स ऑफ लोड मतलब हाउ टू कन्वर्ट यूडीएल और ट्रेपेजॉइडल लोड इनटू पॉइंट लोड, ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने, ऐसा आपका यूनिट 2 वहां पे अटेम्प्ट हो जाएगा। बीम में अगर आपकी इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग इजीली न्यूमेरिकल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको प्लान में पहला स्टेप समझ में आ रहा है। पहले स्टेप में आपको यूनिट 2 लेना है जिसमें इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट मतलब लामिस थ्योरम का प्रॉब्लम, नॉन कंकरेंट का प्रॉब्लम और बीम में लोड्स के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। दोस्तों यूनिट 2 खत्म होने के बाद आप यूनिट 1 की तरफ जा सकते हो। यूनिट 1 में आपको एक टॉपिक आपने पढ़ के रखा होगा जो कि होता है रिजल्टेंट अंडर रूट समेशन Fx² प्लस समेशन Fy²। उसमें
दो क्वेश्चन पक्का करके जाना। एक रिजल्टेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब रिजल्टेंट इज हॉरिजॉन्टल जिसमें समेशन fi 0 होगा, और दूसरा रिजल्टेंट इज अलोंग y एक्सिस, मतलब रिजल्टेंट इज वर्टिकल जिसमें समेशन f 0 होगा। तो वो क्वेश्चन पक्का पढ़ के जाना, वो पेपर में आएगा। आपको लॉग पैरेललोग्राम भी आता है, r इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा। इसका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल आपने करना चाहिए। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक बहुत इजी है, x बार y बार का फॉर्मूला, वो आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग इधर तौर पे भी आप इसको कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, जिसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना होता है। तो लेकिन अगर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, अगर वो आपने कर लिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। एक है टी सेक्शन, एक है एल सेक्शन, एक है आई सेक्शन। तो ये टी सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन, किस सेक्शन के न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछ जाते हैं। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पक्का आपको करके जाना है, ठीक है। तो यूनिट 1 का पढ़ाई कैसे करेंगे आप? रिजल्टेंट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कांसेप्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको पहले खत्म कर दो। सर मतलब ये 2 टॉपिक नहीं करने क्या? ऐसा मैंने बताया नहीं है, इसको भी करना है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। मोमेंट, यू नो मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में या बहुत सारे टीचर उल्टा भी लेते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है। वेरिग्नॉन्स थ्योरम, आपने से कौन बताएगा वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होता है? सभी फोर्सेस का मोमेंट का एडिशन इक्वल टू किसका मोमेंट? रिजल्टेंट का मोमेंट, ये होता है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। अगर आपने पढ़ के रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो 11th तौर पे ये टॉपिक मत करना। 11th तौर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 2-3 क्वेश्चन, रिजल्टेंट के थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप लोग करके इसमें ठीक ठाक मार्क लेके आ सकते हो। यूनिट 2 यूनिट 1 होने के बाद दोस्तों आपको करना है यूनिट नंबर 3। मैं सजेस्ट करूंगा ट्रस्ट से पहले आप लोग फ्रिक्शन करो। फ्रिक्शन में लैडर और बेल्ट फ्रिक्शन पहले करना। बेल्ट फ्रिक्शन में होता क्या है? बेल्ट फ्रिक्शन में एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको T2/T1 इक्वल टू e रेज़ टू म्यू बीटा बोलते हैं। एक बेल्ट पुली होता है, इसके ऊपर बेल्ट होता है, जिसका वेट ज्यादा है टेंशन इन टाइट साइड उसको T2 बोला जाता है, जिसका वेट कम है उसको स्लैक साइड का वेट मतलब टेंशन इन स्लैक साइड बोला जाता है। टेंशन इन टाइट साइड मतलब ज्यादा वाला वेट, टेंशन इन स्लैक साइड मतलब कम वाला वेट। और इसको अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाला तो ये जो एंगल रहता है बीच का उसको बीटा बोलते हैं, लैप एंगल, जो रेडियन में लेना होता है। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया, प्रॉब्लम ये अगर फॉर्मूला समझ लिया तो इसके न्यूमेरिकल आप लोग कर पाएंगे, जो कि बहुत इजी है। मुझे लगता है आपने यूनिट 3 में सबसे पहले बेल्ट फ्रिक्शन पढ़ना चाहिए। बेल्ट के बाद अपने लैडर फ्रिक्शन पढ़ना चाहिए। आप लोग उल्टा जाओ, बेल्ट, लैडर, ब्लॉक, उसके बाद ट्रस, आप ये सीक्वेंस याद रखना। लैडर में आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं। लैडर में ऐसा लैडर रखा जाएगा, एक तो इस प्रकार रख सकते हैं, इस प्रकार रख सकते हो, वॉल और फ्लोर, यहाँ पे वॉल और फ्लोर ये है, ठीक है। तो ऐसा लैडर रखा जाएगा, वो बोलेगा यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ लैडर। स्लोप ऑफ लैडर आइदर विथ हॉरिजॉन्टल और स्लोप ऑफ लैडर आइदर विथ वर्टिकल। ध्यान से सुनना, लैडर का स्लोप विथ हॉरिजॉन्टल, लैडर का स्लोप विथ वर्टिकल, या फिर इसके ऊपर एक आदमी को चढ़ा देते हैं, पेंटर या कोई तो भी एक आदमी इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, वो वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आप लैडर में पक्का करके जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वहां पे दिख जाएगा। तो दोस्तों करते समय ये इजी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन T2/T1 इक्वल टू e रेज़ टू म्यू बीटा मतलब बेल्ट फ्रिक्शन, लैडर के वो सिलेक्टेड 2-3 क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ लैडर विथ हॉरिजॉन्टल, स्लोप ऑफ लैडर विथ वर्टिकल, और वो एक 90 किलो वाला आदमी ऊपर चढ़ता है, वो क्वेश्चन उसको पहले निपटा दो। ब्लॉक फ्रिक्शन भी बहुत इजी है, एक ब्लॉक आगे जाता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लेना है, वो वाले क्वेश्चन थोड़ा निपटा देना, मतलब फ्रिक्शन में आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगर आपके 2 न्यूमेरिकल इसमें से आ गए तो इधर ही आपके 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन आने वाले, 4 में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है, तो फ्रिक्शन में आपका काम होने वाला है। देखो दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोलते सर ट्रस तो उससे इजी है। हाँ इजी है, लेकिन उसमें एक आध बार ट्रस का डायग्राम अलग आ जाता है और उसके प्रोसेस के लिए भी टाइम लग जाता है। अभी सभी मेंबर्स का फोर्स निकालने के लिए आपको एफबीडी निकालना पड़ेगा, शॉर्टकट मतलब ऑब्जर्वेशन के फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, उसके बाद एक एक जॉइंट लेके उसको सॉल्व करते बैठना पड़ेगा। इतना करने के बाद टाइम तो चला जाएगा और उसके ऊपर आंसर बराबर है या नहीं उसका भी गारंटी नहीं। तो मैं बोलूंगा अगर इसका आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो पक्का लो, इजी है।
ठीक है, नहीं तो आप लोग 11 पे बेल्ट लैडर फ्रिक्शन करके वहां पे जा सकते हो। अभी इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड में डिफरेंस क्या है? जॉइंट मेथड कब यूज करना है? जब सभी मेंबर का फोर्स निकालना है। और सेक्शन मेथड कब यूज करना है? जब सिलेक्टेड मेंबर का 2 या 3 या 4 मेंबर का फोर्स निकालना है तो सेक्शन मेथड। सभी मेंबर का फोर्स निकालना है तो जॉइंट मेथड, 3 मेंबर का फोर्स निकालना है तो सेक्शन मेथड। इतना याद रखो। टाइप्स ऑफ ट्रस आपको थ्योरी में पूछ सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रस, वन इज परफेक्ट ट्रस, दूसरा रिडंडेंट, तीसरा डेफिशिएंट। तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है आपको स्टैटिक्स में आपको प्लान समझ में आया है कि यूनिट 2 को पहले उठाना है। यूनिट 2 में आपको एक थ्योरी का कांसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। आप लोग इजीली 4 में से 2 क्वेश्चन तो 100% कर जाएंगे। मुझे लगता है दोस्तों इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी दिखा तो इसका एक और इसके 2, ऐसे 4 न्यूमेरिकल आएंगे। कोई भी 2 न्यूमेरिकल कर लो, इसमें 12 में से 12 उठा दो। मैंने यूनिट 1 में पढ़ाई कैसे करना आपको बताया। रिजल्टेंट पहले पढ़ना है। रिजल्टेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इज अलोंग वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला क्वेश्चन इसमें पक्का पढ़ना है। लॉ ऑफ पैराडाइम बहुत इजी है, उसको एमसीक्यू में या थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। और सीजीएमआई पक्का कर लेना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बहुत इजी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए, टी सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन। तो इस प्रकार का कोई तो भी आपको वहां पे डायग्राम दिख जाएगा। और फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब आई एक्सिस आई वाई, वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यूनिट 3 में आप लोग पहले फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रस करेंगे। ये हो गया आपका स्टैटिक्स का प्लान। दोस्तों अभी सेकंड पार्ट आता है डायनेमिक्स। यूनिट 4 को बोला जाता है काइनेमेटिक्स और यूनिट 5 को बोलते हैं काइनेटिक्स। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स? किसी को पता है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स में एम प्रेजेंट है, काइनेटिक्स में एम प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। काइनेमेटिक्स में एम प्रेजेंट है और यहाँ पे एम प्रेजेंट नहीं है। जिसमें एम प्रेजेंट है उसमें बॉडी का मास कंसीडर नहीं होगा। बॉडी का मास और बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस इसमें कंसीडर नहीं होते हैं, इसमें कंसीडर होते हैं। बॉडी का मास और बॉडी का फोर्स कंसीडर नहीं होगा तो इसमें कौन से प्रॉब्लम आएंगे यूनिट 4 में? स्टोन का प्रॉब्लम, बॉल का प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, रॉकेट लॉन्च किया, वो प्रॉब्लम इसमें कंसीडर होते हैं। क्योंकि बॉल का स्टोन ऊपर फेंका है, बॉल नीचे फेंका है, और प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है, उसमें बॉडी का मास या फोर्सेस कंसीडर नहीं होते। इसमें बॉडी का मास और फोर्सेस कंसीडर होंगे। मतलब कौन से प्रॉब्लम? न्यूटन सेकंड लॉ के प्रॉब्लम। एक ब्लॉक को आगे खींच रहा है या फिर 2 बॉल एक दूसरे को टकरा रहा है जिसमें मास दिया होगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यूनिट 5 में आते हैं। तो दोस्तों यूनिट 4 में 2 पार्ट्स आते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है कर्वीलिनियर मोशन। तो ये जो ऊपर के 3 टॉपिक है वो है रेक्टिलिनियर मोशन के, और नीचे के 3 टॉपिक है वो है कर्वीलिनियर। What is the difference between rectilinear and curvilinear? Please concentrate. इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन और इसको बोला जाता है कर्वीलिनियर मोशन। नाम के ऊपर से आपको समझ में आ रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, कर्वीलिनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग कर्व। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेशन, एमयूजी और वेरिएबल एक्सेशन, ये टॉपिक इजी है। मुझे पता होगा कि आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो अभी आप 11th कर्व पे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने ये 2 टॉपिक पहले नहीं पढ़े, कर्वीलिनियर मोशन पहले नहीं पढ़ा है, तो कर्वीलिनियर मोशन थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा। तो मैं यूनिट 4 में आपको ये 3 टॉपिक करने के लिए बोलूंगा, जो आपका अभी भी हो सकता है, जिसमें से 2 सम आपको दिख जाएंगे, आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कांस्टेंट एक्सेशन में होता क्या है। इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होते हैं। एक होता है v = u + at, एक होता है s = ut + half at², और एक होता है v² = u² + twice s। तो ये होता है कांस्टेंट एक्सेशन में यूज होने वाला काइनेमेटिक इक्वेशंस। अगर इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी, मगर मतलब इसमें एक ही जगह पे -g डाल दिया, एक ही जगह पे क्या डाल दिया? -g, मतलब जहां जहां पे a लिखा है वहां पे -g लिख दिया, तो उसको मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम, ये हो गया कांस्टेंट एक्सेशन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम। तो कांस्टेंट एक्सेशन के प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सेशन, और मोशन अंडर ग्रेविटी में यही यूज होता है। सिर्फ एक ही जगह पे क्या यूज होता है? -g यूज होता है। और यही फॉर्मूले आपको टेंजेंशियल में भी लगने वाले हैं। मतलब ये 3 फॉर्मूले अगर आपने कर लिए तो आपका कांस्टेंट एक्सेशन, एमयूजी और एटी का टेंजेंशियल में एटी कंपोनेंट होता है, वो आपका टॉपिक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कांस्टेंट एक्सेशन, एमयूजी आप 11 घर पे कर सकते हो। वेरिएबल एक्सेशन मतलब क्या होता है? वेरिएबल एक्सेशन में आपको वहां पे
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन का इक्वेशन दिया जाएगा। इक्वेशन जो दिया जाएगा वो किसके टर्म्स में दिया जाएगा? टाइम्स के टर्म में। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आप लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर आपको एक्सेलेरेशन दिया होगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रेशन निकालेंगे। मतलब ऊपर से नीचे आने वाले के लिए डेरिवेटिव निकालेंगे और नीचे से ऊपर आने के लिए आप लोग इंटीग्रेशन निकालते जाएंगे। वो होता है वेरिएबल एक्सेलेरेशन में। तो दोस्तों ये 2-3 टॉपिक बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो, मुझे लगता है आपने करना चाहिए। हाँ, इसमें कार्टेशियन सिस्टम इजी है, लेकिन ये दो सिस्टम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर मांगता है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं बोलूंगा आप लोग स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ये दो टॉपिक आपने किए होंगे और आपको पेपर में वहाँ पे मिले तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको पहले उठाओ, क्योंकि ये टॉपिक कोई पढ़ता नहीं है। टेंजेंशियल नॉर्मल सिस्टम में AT फाइंड करना पड़ता है। AT आप लोग इसी फॉर्मूले से निकालते हो, और एन आपको v² वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 टाइप होते हैं दोस्तों। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब लॉन्च करना पड़ता है प्रोजेक्टाइल, वो सेम प्लेन पे गिरा तो टाइप 1 होता है, और डिफरेंट प्लेन पे गिरा, ऊपर या नीचे गिरा तो उसको टाइप 2 का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसमें भी इसमें दो फॉर्मूले हैं, रेंज और मैक्सिमम हाइट का, और इसमें आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना पड़ता है। तो वो 11th तौर पे नहीं होने वाला है। अगर आपने पढ़ के रखा होगा तो इट्स वेल एंड गुड। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है रेक्टेंगुलर मोशन कर दो, आपका हो जाएगा, वहां पे आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। अभी यूनिट 5 की तरफ मूव करेंगे। यूनिट 5 में भी मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक्स लिखे हैं, जिसमें से मुझे लगता है ये 3 टॉपिक जो पहले सिलेबस में दे के रखे हैं उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, वो अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ सबको पसंद होता है, F = ma, लेकिन उसमें डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल में रेक्टिलिनियर मोशन के प्रॉब्लम अलग होते हैं, कर्वीलिनियर मोशन के प्रॉब्लम अलग होते हैं, अलग अलग वैरायटी है, तो उसको टाइम लग जाता है। तो बेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये 3 टॉपिक बाद में लो, पहले 2 टॉपिक लास्ट वाले आप लोग कर लो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को E से दिखाया जाता है, जिसमें फॉर्मूला यूज होता है H2/H1, ठीक है। और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है -sin VB - VA अपॉन UB - UA। V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का प्रॉब्लम बहुत इजी है, ये टॉपिक पक्का कर लेना। ये टॉपिक आपने किया भी नहीं रहेगा पहले तो भी आप लोग 11th तौर पे कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ इंपैक्ट, अलग अलग टाइप के इंपैक्ट होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, सेमी इलास्टिक, प्लास्टिक, उसका थ्योरी पूछ सकते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसमें यूज होता है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूले के ऊपर सम, कॉम्बिनेशन वाला सम आपको पेपर में वहां पे एक सम दिख जाएगा। तो ये टॉपिक आप लोग कर लेना, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ भी इजी है, जिसमें से रेक्टिलिनियर मोशन का पार्ट थोड़ा इजी है, वो कर सकते हैं आप लोग। व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? टोटल वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों वर्क डन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का वर्क डन होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू स्प्रिंग एंड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो चारों टाइप्स के वर्क डन के फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपने वो पहले करके रखा तो पक्का कर लेना, 11th में मत करो। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। दोस्तों मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ F * t या इंटीग्रल ऑफ F dt। तो अगर आपने ये पहले चीज पढ़ी रखी होंगी तो ही आप लोग करेंगे, 11th तौर पे मत करो। 11th तौर पे आप लोग कम समय में क्या क्या पढ़ सकते हैं मैंने आपको पहले बोल दिया। न्यूटन सेकंड लॉ, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, रेक्टिलिनियर मोशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इंपैक्ट, ये 3 टॉपिक पढ़ लो। इसके 2 न्यूमेरिकल आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक्स्ट्रा में पढ़ के रखा होगा तो अच्छी बात है। तो दोस्तों डायनामिक्स वाला पार्ट है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें पहले कंसेप्ट क्लियर होने मांगते हैं। तो मुझे लगता है डायनामिक्स में आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ो, सिलेक्टेड टॉपिक को करके जाओ और वहां पे अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि आपका पैटर्न जो आने वाला है वो बहुत इजी है। सिर्फ 4 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि अभी तक कभी एग्जाम यूनिवर्सिटी में आया नहीं है ऐसा पैटर्न, ठीक है। तो मुझे लगता है स्टैटिक्स के बाद डायनामिक्स में आपने ये सिलेक्टेड टॉपिक अगर पढ़ लिया, और स्टैटिक में जैसे आपको पता है अगर आपने वैसे पढ़ लिया थ्योरी के साथ तो आपका ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जाएगा। वापस से मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ, थ्योरी ज्यादा करके यूनिट 2 का आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे, 3 क्वेश्चन कर लेना। इक्विलिब्रियम का कंडीशन, सपोर्ट्स और लोड का प्रॉब्लम, लोड प्रॉब्लम मतलब थ्योरी क्वेश्चन। लोड का थ्योरी क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ टू कन्वर्ट यूडियल यूएल इनटू पॉइंट लोड, ठीक है। CGMI मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन पक्का कर लेना। ट्रस का टाइप्स एक बार देख लेना। प्रॉब्लम में क्या करेंगे आप लोग, यूनिट 2 पहले उठाओ, यूनिट 1 के 2-3 टॉपिक, यूनिट 3 के फ्रिक्शन वाला टाइप्स, खास करके लैटरल बेंड, इसको अच्छे से करो।
यूनिट 4 में ये रेक्टिलिनियर मोशन वाला पार्ट, यूनिट 5 में ये लास्ट के 2 टॉपिक, इतना भी आपने कर लिया थ्योरी के साथ तो मुझे लगता है आप लोग इजीली 40-45 मार्क्स से क्लियर हो सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट 4 टोटल 5 यूनिट का प्लान समझ में आया है मैकेनिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा पढ़ाई किया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।